हेलो एवरीवन, सभी को राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। आज हम करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री की क्लास का चैप्टर नंबर 7 क्लास की हिस्ट्री, जो कि और चल रही है फ़िलहाल। और इसका सिर्फ एक ही चैप्टर बचेगा जो हम कल करवा देंगे, फिर ये हिस्ट्री की क्लासेस जो है कंप्लीट हो जाएंगी। और फिर परसों हम पॉलिटिकल का जो एक चैप्टर बचा हुआ है 7th क्लास का, वो हम करवा देंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज का चैप्टर होगा हमारा क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में, जो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में हमारी संस्कृति, वहाँ के नृत्य, वहाँ की भाषा, वहाँ के रहन सहन, इन सब के बारे में, संस्कृति के बारे में हम जानेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा और अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जो है किस प्रकार का रहन सहन है, क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे आज। देखिए, लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है कि उनकी बोलचाल की भाषा से उनको परिभाषित करते हैं। जैसे कि अलग अलग एरिया में बोली जाने वाली भाषा से हम उनको पहचान लेते हैं। जैसे कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। वैसे ही जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या फिर उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या फिर उड़ीसा में रहता है। इसी प्रकार से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला से जोड़ा करते हैं। यानी कि सभी के अलग अलग भोजन, वस्त्र, वहाँ के काव्य, वहाँ के नृत्य, वहाँ के संगीत सभी अलग अलग हैं। कभी कभी हम इन अस्मिता को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बीज विभाजक सीमाओं के बनने समय में भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं, वे समय के साथ साथ बदलती हैं और जो अभी भी बदल रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई थी और इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं, उपमहाद्वीप के अन्य भागों, विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसे कि हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों में अपनी है, जबकि कुछ अन्य विभिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु उसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के भिन्न रीति रिवाजों से निकलती हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर के उन्हें एक नया रूप ले लिया है। तो ये इनमें से कुछ जो है क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन एक पता चल जाता है कि चैप्टर में आगे हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। जो चैप्टर में आने वाले हैं वो आपको भाषा पूछ लेंगे कि ये भाषा कौन से क्षेत्र की है, यहाँ पर भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ था। एक आपको पैराग्राफ बना के दे देंगे और आपको जो है, जो ये लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी, तो आपको वो आंसर देने में तकलीफ नहीं होगी, जल्दी जल्दी समझ में आएंगे और आप जल्दी से आंसर कर सकेंगे। आज अब पहला है हमारा चेर और मलयालम भाषा का विकास। चेर भाषा और मलयालम भाषा। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध का एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करेंगे। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में, पश्चिम भाग में स्थित है। तो आपको इससे पूछ सकता है कि चेर राज्य कहाँ पर है, और जो फिलहाल के केरल राज्य का एक हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थानीय यह स्थापित किया गया था और संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। कौन सी भाषा बोली जाती थी केरल में? मलयालम भाषा। शासकों ने मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। ये देखो, ये है आपका मलयालम भाषा का एक अभिलेख। जो केरल साइड के होंगे उनको समझ में आ जाएगा, जहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया था। केरल का जो मंदिर है, रंगमंच, इसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है। संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित था ये। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। आपको ये याद रखना है। चेर राज्य कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी तक एक ग्रंथ लीला तिलकम, कौन सा ग्रंथ है? लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषय है, यह किससे लिया गया है? कौन सी शैली में? मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। मणिप्रवालम का क्या अर्थ है? हीरा या फिर मूंगा। मणिप्रवालम का अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। क्षेत्रीय भाषा और संस्कृत भाषा की ओर संकेत करता है। अगला है शासक और धार्मिक परंपराएं और जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। यानी कि पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? दुनिया का मालिक, जो कि विष्णु का पर्यायवाची है। तो इसके बारे में आपसे पहले भी जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, कौन से उसमें है, कौन सी भाषा वहाँ पर बोली जाती है, इन सब के बारे में। तो यहाँ पर पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, इसका अर्थ है कि जो दुनिया का मालिक, विष्णु का पर्यायवाची। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, यानी कि स्थानीय देवता थे। इस बारे में क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो है स्थानीय लोगों द्वारा वो बनाई जाती हैं, जिन्हें आगे चल करके विष्णु का रूप मान लिया था। 12वीं शताब्दी में गंग वंश, ये आपको याद रखना, गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा थे अनंत वर्मन। उन्होंने पुरी में, यानी कि उन्होंने कहाँ पर, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि गंग वंश के किस राजा ने पुरुषोत्तम जगन्नाथ का मंदिर बनवाया? राजा अनंत वर्मन ने। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया था और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया था। जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त हो गया, सामाजिक राजनीतिक मामलों में इसकी क्या है, सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे कि मुगलों ने, मराठों ने, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सब ने इस मंदिर के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था और वे इसे क्या है, महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि मंदिर में स्थानीय लोगों का क्या था, मन लगा हुआ था। इसलिए स्थानीय लोगों लगता था कि अगर मंदिर को जीत लिया, स्थानीय लोग अपने आप हमारे कब्जे में आ जाएंगे। ये है एक मंदिर का चित्र, जगन्नाथ मंदिर पुरी में। राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं, यह है राजपूत सूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, यहाँ जहाँ पर आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, कहाँ पर, राजस्थान में, राजपुताना कहते हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि यह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ पर केरल और अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहते थे, यानी कि जहाँ पर केरल अथवा प्रमुख रूप से कौन रहता था, राजपूत रहते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य थी। ऐसे अनेक समूह थे जो कि आज भी हैं, और उत्तर मध्यवर्ती भारत में अनेक क्षेत्रों में आप जहाँ पर आप उनको राजपूत कहते हैं। यह भी सत्य है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, यानी कि ये बात जो बहुत ही कम सत्य है, क्योंकि जहाँ वहाँ पर कहते हैं ना कि राजपूत ही रहते हैं, राजपूत सिर्फ वहीं राजस्थान में नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ये सांस्कृतिक प्रथाएं क्या हैं, वहाँ के शासकों के आदर्शों और अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी में आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर क्या है, विभिन्न परिवारों में राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज ने एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों और आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने क्या है, रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु को वर्ण किया, मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्य गीतों में अभी भी सुरक्षित है। ये विशिष्ट रूप से क्या है, प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं, और ये काव्य गीत कैसे हैं, सूरवीरों की स्मृति को क्या है, सुरक्षित रखते हैं, और उनसे यह आशा की जाती है कि वे अन्य जनों को भी ये उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में क्या है, अक्सर नाटकीय स्थिति और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती अथवा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता के ऊपर जिंदा जला जाने की प्रथा का भी कुछ कहानी में उल्लेख किया गया है, यानी कि जो पहले अपने पतियों के साथ जिंदा जल जाती थी, सती प्रथा। इन प्रकार के लोग क्या है, सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते और उन्हें अक्सर इन आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। अगला है क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी, यानी कि कथक के बारे में। यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सत्य है। आइए नृत्य के एक रूप में कथक के इतिहास को देखते हैं। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। कथक शब्द बना है कथक शब्द से, कथा से, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के रूप में किया जाता है। कथा से निकला है कथक रूप। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कि कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत करते थे, और 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा था। राधा कृष्ण के पौराणिक कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिनको क्या कहते थे, रासलीला कहते थे।
रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े हुए होते थे। जो रासलीला करते थे उनके मूल हाव भाव और उनकी कहानियां सभी जो है उसमें जुड़ी होती थी आपस में। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता, जहाँ पर इस नृत्य के अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया था। आगे चल करके यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला और राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में भी फैला। अवध का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह के प्रमुख कला के रूप में उभर गया था। 1850 से 75 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में पक्के तौर पर संस्थापित हो गया था, यानी कि वो सभी जगह पर फैल गया था। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट और द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा और कहानियों के प्रस्तुतिकरण, अभिनय पर जोर दिया जाने लगा था। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं और 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। यानी कि हर चीज को कोई ना कोई नापसंद तो जरूर करता है, सभी लोग ऐसे नहीं है कि एक चीज सभी को पसंद आए। इसी तरह से कथक को भी किसने नापसंद कर दिया था? ब्रिटिश प्रशासकों ने। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूप में मान्यता मिल गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कितने उसमें मिली पहचान? 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसको पहचान मिल गई थी। ये है कुछ नृत्य। यहाँ पर देखिए अन्य नृत्य रूप जिन्हें हम शास्त्रीय मानते हैं। शास्त्रीय नृत्य है एक भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, उड़ीसा का जो है ओडिया है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप ऐसे ही याद कर लो। ये आपसे नृत्य एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला है हमारा संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपराएं। एक अन्य परंपरा जो कि कई रीतियों से विकसित हुई थी और वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं, लघु यानी कि छोटा, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े और कागज पर चित्रित किए जाते थे। प्राचीनतम लघु चित्र कहाँ पर? तालपत्रों और लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो कि पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों का सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास काव्य की पांडुलिपियां चित्रित करते। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों को चित्रित की जाती थी। पांडुलिपियां कौन से रंग में? चटक रंग में चित्रित की गई। उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई और शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण में क्षेत्रीय दरबारों, राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया था, लेकिन इसके साथ उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा था और उनका विकास किया था। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों और उनके दरबारों ने दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषयों में चित्रण बराबरी से जारी रहा था। कहाँ पर? मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ में। यहाँ पर होली खेलते हुए एक राजा का चित्र दिया गया है। देखिए महाराणा राम सिंह राजा है राजपूत, यहाँ पर होली खेलते हुए उनका चित्र दर्शाया गया है। आगे है हमारा एक ही ऐसा अन्य क्षेत्र था जहाँ पर क्या था? आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हो गया था, जिसको क्या कहते हैं? बसोहली शैली कहा गया था। ये आपसे पूछ सकता है बसोहली शैली कहाँ पर विकसित हुई थी? यहाँ पर क्या था? यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए थे और वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। चित्रकारी की कांगड़ा शैली पहाड़ी इलाकों में जो है विकसित हुई थी। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली का विकास कर लिया था, जिससे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां के वैष्णव परंपराएं थी, जो है ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग विषयों का
काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। कौन से रंग का? ठंडे नीले और हरे रंग का। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तन, दीवार, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहते थे। अगला है हमारा एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, बंगाल के बारे में। वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली, बांग्ला, इस तरह से। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम से वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाले भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम मान लेते हैं कि बंगाल के लोग हमेशा बंगाली या बंगला बोलते हैं। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। बंगाली किससे निकली हुई भाषा मानी जाती है? संस्कृत से। प्रारंभिक में क्या है, संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव किस प्रकार से हुआ? पहले जो है संस्कृत से नहीं निकली हुई मानते थे, लेकिन आज मानते हैं। तो इसका विकास जो है किस प्रकार से हुआ था? ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल अथवा मगध, दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। और चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था और वहां के ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के बासीय और भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री कौन था? ह्यून-त्सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत में संबंधित भाषाओं का प्रयोग होता रहा। उन्होंने, जो चीनी यात्री आया था ह्यून-त्सांग, उसने क्या पाया था कि बंगाल में सबसे ज्यादा संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया था। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो कि दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में क्या है, जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया, जब अकबर ने बंगाल को जीता तो उसको सूबा माना जाने लगा था। और उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक जो है क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। उस समय जिस टाइम पे अकबर ने बंगाल को जीता तो कौन सी भाषा थी? प्रशासनिक भाषा फारसी थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषा और बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्य भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्य भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहते हैं। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। यानी कि सीधा इसको संस्कृत से लेकर के जो हम बोलते हैं ना बंगाली है, और इसका जो है उद्भव किस तरह संस्कृत से हुआ है, लेकिन ये अपने अलग अलग चरणों से जो है अपना विकास करके आगे बढ़ी। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो कि जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ था, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया था। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा था। ये इंपॉर्टेंट है। बंगाली के साहित्य को कितने भागों में बांटा था? 2 में। एक श्रेणी है संस्कृत की श्रेणी और दूसरी है स्वतंत्र श्रेणी। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्य के अनुवाद कौन सा है? मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी कि मांगलिक काव्य, जो कि स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, तो ये है मंगल काव्य। और भक्ति साहित्य, जैसे कि गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ, ये हमने 6 चैप्टर में पढ़ चुके हैं वैष्णव के बारे में। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है और मैनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर और की पूजा संबंधित कहानियां हैं, पीर कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत इसमें शामिल हैं। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय क्या है? अपेक्षाकृत सरल था, क्योंकि अनेक पांडुलिपियां पाई गई थी। पांडुलिपियों से पढ़ करके हमें उनको काल के बारे में पता चला, लेकिन इनमें इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच हुई थी। और दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती हैं, इसलिए उनका काल निर्णय सही करना जो है सही नहीं किया जा सकता। यानी कि पहले की पांडुलिपियां पाई गई थी, इसलिए हम बता सकते हैं कि कौन से जो है काल के अंदर वो जो है प्रचार प्रसार हुआ था उनका, वो नजर में आई थी। और लेकिन दूसरी कौन सी है जिसको मौखिक रूप से कही जाती हैं, उनके बारे में हमें पांडुलिपियां नहीं मिली, जिसके बारे में हम सही वर्णन नहीं कर सकते। वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां पर ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत से कम था। पीर और मंदिर के बारे में 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर के दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया था। जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि को धान की खेती करने लगे। धीरे धीरे स्थानीय मछुआ क्या स्थानांतरीय खेती करने और वाले लोग, जो कि अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए थे।
उन दिनों क्या हुआ, बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा के प्रदेश भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्रदान करके क्या प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे। कौन लोग? अधिकारी और कर्मचारी लोग, जो इन इलाकों में धार्मिक रूपांतरण के केंद्र को रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर के बसने वाले लोग इस अस्थिर परिस्थिति में रहने के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे, और ये सुख सुविधाएं और आश्वासन ने समुदाय के नेताओं ने प्रदान किया था। ये नेता शिक्षकों और निर्णय की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं, और स्नेह और आदर से लोग इनको क्या कहते थे? पीर। इनका नाम इसलिए पीर पड़ा क्योंकि स्नेह और आदर थे, और उनके पास जो है लोग मानते, वो लोगों की हेल्प करते थे इसलिए, और लोग मानते थे कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं, इसलिए इनका नाम पीर पड़ा था। इस पीर श्रेणी में संत, सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, दैत्य प्राप्त सैनिक योद्धा, विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थी। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई और इनकी मंजारें क्या बंगाल में सर्वत्र हो गई थी। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनवाने का दौर जोरों पर था, जो 19वीं शताब्दी में अक्सर समाप्त हो गया था। और हमने देखा था कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन गए थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल के साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कि कालू, कंसारी, घाटी की धातु की कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। आगे देखिए, यूरोप की व्यापारिक कंपनियों से आने जाने वाले नए आर्थिक अवसर पैदा हुए थे। कंपनियों से आने से क्या हुआ, उनके नए नए आर्थिक अवसर प्राप्त हुए थे, और इन सामाजिक समूह से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ भी उठाया था। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या फिर प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी थी। और जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में देखिए में पूजे जाते थे, उनको ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी। जो कि घरों में पूजे जाते छान छप्परों में, उनको ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी और उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी थी। इन मंदिरों की स्कल और आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह, दो चाला 2 छतों वाली झोपड़ी और चौचाला 4 छतों वाली। इनका चित्र ऊपर दिया गया है, ये देखिए, ये है 2 चाला और ये चौचाला 4 छतों वाली। ये वाली 2 चाला चौचाला, इनका चित्र यहाँ पर दिया गया है। आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे, 2 चाला और चौचाला के बारे में। 2 चाला है 2 छतों वाली और चौचाला 4 छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ था। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी कि 4 छतों वाले ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती और जो कि ऊपर तिरक रेखा या फिर एक बिंदु तक जाती। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे और उनके भीतर भाग में कोई सजावट बिल्कुल नहीं की जाती थी। अनेक मंदिरों में क्या है, बाहरी दीवारों पर चित्रकारी, सजावट टाले और मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में वैष्णव वर्ग के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। मछली के भोजन के रूप में इसमें पैराग्राफ में बताया है कि जो ब्राह्मण थे वो मछली नहीं खाते थे, लेकिन उनको आगे चल के विशेष रूप से एक विशेष मछली के खाने की इजाजत मिल गई थी, मछली को भोजन के रूप में। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है जहाँ पर मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन की सूची में प्रमुख स्थान है। बंगाल में सबसे ज़्यादा मशहूर खाना कौन सा है? मछली और जो है चावल। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों के बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर लाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, यानी कि ब्राह्मणों को मछली वगैरह खाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए, यानी कि जो मछली की लोकप्रियता, स्थानीय लोग हर रोज सुबह शाम मछली वगैरह खाते थे, इसकी लोकप्रियता हो गई थी। इसको देखते हुए क्या हो गया था, ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए एक निषेध में ढील दे दी और बृहधर्म पुराण, जो कि बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का एक संस्कृत ग्रंथ है, कौन है? बृहधर्म पुराण,
उसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति उन्हें मिल गई थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी मछली, कौन से जो है पुराण में जो ब्राह्मणों को मछली खाने की अनुमति दी गई है, बृहत्तम पुराण में। ये है हमारा आज का चैप्टर जो कि पूरा हो गया है। काफ़ी लेंथी चैप्टर होता है क्योंकि जो है 1-2 चैप्टर को मर्ज करके बनाया गया है अभी नई जो एनसीईआरटी आई है ना उसमें। इसलिए पहले जो 10-10 चैप्टर होते थे एनसीईआरटी में हर एक क्लास में, लेकिन अभी फ़िलहाल 8 चैप्टर हैं इसके। ये हमारा 7 चैप्टर था। अगला कल हम 8 चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे तो हमारी एनसीईआरटी की हिस्ट्री 7th क्लास की कंप्लीट हो जाएगी। और जो पॉलिटिकल है उसके 7th चैप्टर जो मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं और उसका 8 चैप्टर है वो मैं परसों कंप्लीट करवा दूंगी, जिससे हमारी हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद ज्योग्राफी को स्टार्ट करवा देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो जो अच्छी लगे तो वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लेना, क्योंकि वीडियो को शायद आपको एक बार देखने से समझ में ना आए, लेकिन आप 1 से 2 बार वीडियो को देखोगे, कोई भी काम करते करते आप जो है वीडियो को सुन सकते हैं। इससे आपको क्या है पता चलेगा कि हिस्ट्री में जो है कहानी के रूप में आप इसको पढ़ते हैं तो क्या क्या होता है। देन आपको जो है समझ में आने लगेगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट है फिर से वीडियो को लाइक कर देना। सभी को एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए हैं सभी को गुड लक, सभी को बाय बाय, थैंक यू सो मच।